हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, अगर आप आईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है विभ्रांत मैराथन। इसमें देखो स्टूडेंट, जो विभ्रांत एकेडमी है उसके टॉप टीचर्स आपको टीच करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैराथन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1, विकास गुप्ता जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी हैं मैथमेटिक्स विभ्रांत एकेडमी में। ऑथर हैं, या बुक्स देख सकते हो इनकी ऑथर भी हैं। इनकी क्लास ट्यून हो चुकी है 5 बजे 11 नवंबर को, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गैसियस स्टेट पार्ट 1, नरेंद्र अवस्थी जो कि डायरेक्टर एंड एचओडी हैं फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी विभ्रांत अकेडमी में, ठीक है, और ऑथर हैं ये इन बुक्स के, ठीक है। उसके बाद 3R मैराथन कनकेयर एरोमेटिसिटी है विद MS चौहान सर, डायरेक्टर ऑफ विभ्रांत अकेडमी, एचओडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गाइस, सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से इसी मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि एलर्जी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। और एलर्जी के साथ साथ ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है, स्व प्रतिरक्षा क्या होता है, और अंग प्रत्यारोपण क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इसके समस्याएं क्या हैं, और कौन कौन से अंग डोनेट किए जा सकते हैं, कौन कौन सा अंग प्रत्यारोपित किया जा सकता है, और क्यों और कब कैसे, इन सब बातों को भी इस वीडियो में हम सीखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक करो, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट भी करिए आप वीडियो को। यह वीडियो अब सभी हिंदी मीडियम वाले किसी भी बोर्ड हो, सबके सब स्टूडेंट जो कक्षा 12 में हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से आज मैं नए टॉपिक के साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें पहले मैं एलर्जीज़ के बारे में बात बताऊं, ठीक है। अभी पहला टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा, एलर्जी। एलर्जी के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, एलर्जी क्या है, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा, लोग आपस में ही कहते हैं एलर्जी, आपको हमसे एलर्जी है क्या, ऐसे लोग बोलते हैं। तो एलर्जी ये होता क्या है, ठीक है। दैट सिंपल यार, किसी भी ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर में जा कर के रिएक्शन कर जाए, ऐसा पदार्थ जिसके संपर्क में अगर हम आए, ठीक है, या वह पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाए या बाहर जाए तो तुरंत हमारे शरीर में रिएक्शन होने लगे, अर्थात प्रतिक्रिया होने लगे, उल्टी क्रिया होने लगे, जिसमें खजली होना या चक्कर आना या छींक आना, या फिर आपको जो है क्या खजली हो जाना, चकत्ते पड़ जाना, ये सब लक्षण अगर किसी पदार्थ के संपर्क में आने पर हो रहा है तो यही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, एलर्जी कहलाती है, ठीक है। और ये होता कैसे है कि दरअसल कुदरत ने, ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को किसी न किसी पदार्थ से एलर्जी जरूर उत्पन्न करने के लिए बनाया है। अर्थात हर व्यक्ति को दुनिया में एलर्जी है, बस फर्क है किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है। देखते हो ना, कोई लोग धूप में खड़े हो जाए तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है, कुछ लोग धूल में आ जाए तो उनको छींक आने लगती है ना। तो दुनिया में हर व्यक्ति को गाइज एलर्जी है, बस फर्क है किसी को धूप से है, किसी को धूल से, किसी को धुआं से है, किसी को खाने वाली चीज़ें से, किसी को क्रीम से है। बहुत सारे क्रीम ऐसे आते हैं चेहरे पर लगाने के बाद वो चुनचुनाने लगते हैं, रेड कर देते हैं, वो क्या है, वो भी एक प्रक्रिया, एक एलर्जी की क्रिया होती है, ठीक है। तो दुनिया में हर व्यक्ति को एलर्जी है, इतना ध्यान दीजिए। बस फर्क है आपको किसी और से है, किसी पदार्थ को, किसी व्यक्ति को किसी और से है, ठीक है। एलर्जी है सबको है, ठीक है। एलर्जी है क्या, दिमाग में रख लो, किसी पदार्थ के शरीर में जाने पर या संपर्क में आने पर शरीर द्वारा जो नेगेटिव प्रक्रिया, नेगेटिव क्रिया की जाती है उसी को एलर्जी कहते हैं, ठीक है। होता कैसे, कैसे नेगेटिव प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, क्या लक्षण हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, इन सब बातों को हम ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, शरीर से जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, वह वातावरण में उपस्थित धूल कण, मिट्टी, परागकण, धूप, धूल, धुआं आदि के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए
अतिरंजित अनुक्रिया करता है, अतिरंजित अनुक्रिया करता है तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, इसमें याद करने वाली, ध्यान देने वाली क्या बात है, कह रहा है वातावरण में उपस्थित धूल के कण, मिट्टी, पराग के कण, धूप, धुआं, ये जो है ये जब हमारे शरीर में जाते हैं, अगर इनके प्रति हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या करे, अतिरंजित अनुक्रिया करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को हम एलर्जन कहते हैं। कैसे पदार्थ को, जैसे धूल का कण हुआ, मिट्टी, पराग कण, मतलब जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो रही है वह पदार्थ एलर्जन है, और उसके द्वारा जो क्रिया हमारे अंदर हो रही, जो खुजली हो रही, जो दाने चकत्ते पड़ रहे हैं, वो एलर्जी कहलाती। ठीक है, तो ये पदार्थ एलर्जन है और इनके द्वारा जो क्रिया हुई वो एलर्जी है। ठीक है, अब यह शरीर की मास्ट कोशिकाएं, अर्थात आपके शरीर में एक मास्ट कोशिका होती है, वही मास्ट कोशिका जब कोई ऐसा पदार्थ शरीर में जाता है कि जो शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो उस समय ये मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, रुधिर में स्टेमिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ का स्रावण कर देती हैं, जिससे यह पूरी बॉडी के त्वचा में क्या करता है, खजुलाहट या चकत्ते पैदा करना या छींक आना या किसी न किसी रूप में नेगेटिव क्रिया को दर्शाता है। तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। ठीक है, लक्षण क्या है, मैंने कहा अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पदार्थों से एलर्जी हो सकती है, इसलिए अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षणों के बारे में यहाँ देख रहे हैं। जैसे आँखों में पानी आना, कुछ लोग होते हैं ना, धुएं के पास जब बैठते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे जितनी देर बैठे रहे उनको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको धुएं के पास बैठने पर, अंगीठी के पास बैठने पर, अलाव के पास बैठने पर आंखों में पानी आ रहा है उस धुएं से, जिसका मतलब है आपको धुएं से क्या है, एलर्जी है, और तत्काल वहाँ से आप हट जाइए, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है गाइस। दूसरा बेटा छींकना, कुछ लोगों को क्या होता है, जब किसी धूल के संपर्क में आते हैं, जैसे झाड़ू लगाना या और भी कोई कार्य करना, तो उनको उस समय क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा छींक आने लगती है। तो ये जो छींकना है ये भी क्या है, एलर्जी का ही लक्षण है। दूसरा नाक बहना, किसी किसी व्यक्ति को क्या है, हमेशा नाक बहती रहती है, जैसे कोई ठंडा पदार्थ खा लिए, ठंडा चीज़, तो उनको सर्दी हो जाती है, जब भी वो ठंडा चीज़ खाएं सर्दी हो गई, जब भी ठंडा चीज़ खाएं सर्दी हो गई। तो ये इसका मतलब है कि उनको उस ठंड पदार्थ से क्या है, एलर्जी है, इसीलिए उनको बार बार नाक बहने लगती है उस चीज़ को खाने पर। ठीक है, फिर आता है सांस लेने में कठिनाई आना, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको किसी विशेष पदार्थ या किसी विशेष वातावरण आने पर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो क्या है, वो भी एलर्जी का ही सिम्टम्स होता है। और एक सबसे बड़ा जो त्वचा पर चकत्ते पड़ना, जिसको गाँव में पीती उछड़ना कहते हैं, जैसे मच्छर काटता है ना तो कभी कभी ऐसे चकत्ते बन जाते हैं गद्देदार, ठीक उसी प्रकार से कभी कभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं एलर्जी में। तो इससे खुजली होना, और खुजली होना भी, अगर कोई पदार्थ या कोई तेल कोई क्रीम लगा रहे हो और आपके पूरे बॉडी में अगर कहीं पर खुजली होने लगी, पूरे बॉडी में या चुनचुनाहट हो रही है, तो वो भी समझ लीजिए क्या है, एलर्जी का ही एक लक्षण होता है। ठीक है, तो ये लक्षण किसी व्यक्ति में सभी लक्षण हो सकते हैं, किसी व्यक्ति में इनमें से कुछ लक्षण आ सकते हैं, दिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब वो वातावरण में धूल कण, मिट्टी, परागकण, धूप, धुआं आदि के संपर्क में आता है तो ये रहा बेटा लक्षण। अब आपका उपचार, एलर्जी का उपचार क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़, इसका कोई विशेष उपचार नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है तो सबसे बड़ी जिस चीज़ से एलर्जी, जैसे ठंडा खाने से तो ठंडा चीज़ मत खाओ, धूल से है धूल में मत पड़िए, सही है ना, ऐसी चीज़ें हैं। तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, प्रतिहिस्टामिन औषधियाँ देते हैं, और एड्रेनालिन औषधि और स्टेरॉइड्स कुछ औषधियाँ देते हैं, जो क्या करता है, इस वातावरण में इन पदार्थों के प्रभाव के आपकी बॉडी में कम करके एलर्जी को कम कर देता है। ठीक है, दूसरा है एलर्जन से बचना चाहिए। एलर्जन का मतलब धूल कण, मिट्टी, परागकण, धूप, धुआं, इनसे बचे रहोगे तो एलर्जी नहीं होगी। हमें पता है कि अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमको सर्दी हो जाती है, जब खाते हैं तब सर्दी, तो हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, एलर्जन से बचे रहेंगे। हमें पता है कि धूप में बैठने से हमारी स्किन लाल हो जाती है, चुनचुनाहट होती है, तो हम धूप में नहीं बैठेंगे। तो ये क्या है, ये एलर्जी से बचाव है। ठीक है गाइस, तो ये रहा एलर्जी लक्षण और उपचार, इसे नोट करें। फिर हम ऑटो इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करेंगे सभी गाइस से। तो गाइस नोट कर लिया होगा एलर्जी क्या होती है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्व प्रतिरक्षा क्या है। अभी आपने प्रतिरक्षा पढ़ा,
जिसमें आपको सक्रिय प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा और स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ाया गया था। अब हम स्वप्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको लगता होगा कि यह भी एक रोगों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कहीं ना कहीं एक प्रकार का रोग से बिलोंग करता हुआ टॉपिक्स है। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो बेटा कभी कभी क्या होता है, आनुवांशिकी या आनुवांशिक, कभी कभी आनुवांशिक तथा अज्ञात कारणों से शरीर में विभेदन क्षमता की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर की कोशिका अपनी ही कोशिकाओं का न पहचान पाने के कारण क्या होता है, लड़ना प्रारंभ कर देता है अपनी कोशिकाओं से और अपनी कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है लड़ करके। तो ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को हम स्वप्रतिरक्षा कहते हैं और यह एक रोग की दशा होती है, अर्थात यह एक रोग है, कोई रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है, जिसमें कमजोरी, शारीरिक क्षति आ जाती है। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है इसमें कि कभी कभी अज्ञात कारणों से या आनुवांशिक कारणों से, नहीं पैदाइशी, ठीक है, कारणों से क्या होता है, शरीर की कोशिकाएं अपनी कोशिकाओं को पहचान नहीं पाती हैं और उनसे लड़ना प्रारंभ कर देती हैं और लड़ करके उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं, जिससे शरीर क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और शारीरिक क्षति हो जाती है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऐसी दशा को हम स्वप्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल है यहाँ बेटा आमवाती संधिशोथ, यह एक प्रकार का ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, अर्थात स्वप्रतिरक्षा रोग होता है। कैसे पहचानेंगे कि आमवाती संधिशोथ रोग हुआ है, तो बेटा यहाँ पर मैंने दिया है कि यह एक स्वप्रतिरक्षा रोग है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, जिसमें शरीर के सभी जोड़ों में सूजन आ जाती है। जोड़ों का मतलब कि ये जो जोड़ है, ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये सब जो जोड़ हैं हाथ पैर के हड्डियों के, यहाँ पर सभी जोड़ों में सूजन आ जाती है और हाथ पैर की अंगुलियाँ भी क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। ठीक है, और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर पतला हो जाता है, जिससे एट लास्ट व्यक्ति एकदम दुबला पतला होकर मर भी सकता है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसी अवस्था को आमवाती संधिशोथ कहते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, स्वप्रतिरक्षा रोग होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए आप। फिर अब हम चर्चा करेंगे अंग प्रत्यारोपण क्या होता है। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण मतलब आर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को किडनी लगी है, ठीक है ना, उनको हार्ट लगा है, ऐसे तमाम तरह की घटनाएं पेपर में, अखबार में या मीडिया के माध्यम से आपको सुनाई देती हैं। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कैसे अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स होती है अंग ट्रांसप्लांट करने की। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट सभी गाइस नोट करें। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में चर्चा करने कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिख रहे हैं कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के कार्यशील अंग को, ठीक है, कार्यशील अंग को निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या विफल, ठीक है, विफल मीन्स फेल कहते हैं ना लोग, फेल, लोग बोलते हैं ना किडनी फेल हो गई, तो क्षतिग्रस्त या विफल अंगों के स्थान पर प्रत्यारोपित करना, प्रत्यारोपित मतलब उसे निकाल कर लगाना, प्रत्यारोपित करना ही अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। इसमें जो अंग लिया जाता है वो जीवित या मृत दोनों व्यक्ति के अंगों का प्रयोग किया जाता है, बस लिमिट है, टाइमिंग है बस। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अंग प्रत्यारोपण क्या है बेटा, सिंपल सा अंग को बदल देना। ठीक है, हम क्यों बदलेंगे किसी के अंग को, इसका अंग खराब हो गया होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अंग प्रत्यारोपण करते हैं, अंग बदल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या है
किसी स्वस्थ व्यक्ति के कार्यशील के अंग को निकालकर, सपोज करिए हमारे पास 2 किडनी, कितनी किडनी है? 2 किडनियाँ हैं, और हमारे किसी भाई या हमारे किसी बंधु या हमारे किसी रिलेटिव या हमारी पत्नी को मान लीजिए क्या है, किडनी खराब हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अपने एक कार्यशील, हमारी किडनी सही है, कार्यशील है, कार्य कर रही है, हम उसको निकाल कर, उसके किडनी को निकाल कर उसके स्थान पे इसको क्या करते हैं, लगवा देते हैं। तो इस क्रिया को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो वही लिखा बेटा, किसी स्वस्थ व्यक्ति के कार्यशील अंग को निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या फेल अंगों के स्थान पर प्रत्यारोपित कर देना ही अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। और इसमें जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति दोनों व्यक्तियों के अंगों को निकालकर क्या होता है, मरीज में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति अभी मरा है, तो मरने के कुछ घंटे तक हार्ट, फेफड़े, लीवर, किडनी, ये कुछ अंगों की अपनी लिमिट होती है, इतने घंटे तक ये क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। मरने के बाद भी अगर उससे निकाल कर किसी में हम लगा दें तो उस व्यक्ति क्या करता है, काम करने लगता है। ठीक है, और जीवित व्यक्तियों का भी अंग निकाल कर लगाया जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्या है, अंग ट्रांसप्लांटेशन की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम जो चर्चा करेंगे अंग प्रत्यारोपण में गाइज, ठीक है, कि इसके समस्याएं क्या हैं, इसमें कुछ अपनी विशेषताएं क्या हैं, या फिर किस किस अंगों को हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिन्हें हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन नोट करिए, फिर हम आपको अंगों के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से अंग प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, प्रत्यारोपित अंगों की सूची। ठीक है, प्रत्यारोपित अंगों की सूची मतलब कौन कौन से अंग प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं अंगों की सूची या ऊतकों की सूची। कुछ ऊतक भी दान किए जाते हैं तो उनकी भी हम सूची आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है अंग और ये है ऊतक। अंग में बेटा हृदय हो सकता है, हृदय दिया जा सकता है, एक व्यक्ति का हृदय दूसरे को लगाया जा सकता है, वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, और लीवर, यकृत और फेफड़े, आग्नेयाशय और आंत। ठीक है, ये क्या किया जा सकता है, ये ऐसे अंग हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। फिर कार्निया होता है, आँख का भाग है। फिर अस्थि भी क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन होता है। त्वचा, जैसे कोई एसिड से जल गया हो, आग से जल गया हो, तो उसके त्वचा को भी प्रत्यारोपित किया जाता है। और बाकी हृदय वाल्व भी व्यक्ति का प्रत्यारोपित किया जाता है। और रुधिर वाहिनियाँ ये भी क्या होता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, तो याद रहे कि अंग भी प्रत्यारोपित किए जाते हैं और साथ में ऊतक भी। ठीक है, अंगों में कौन कौन से अंग प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हृदय खराब हो गया, फेल हो गया हो, तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति अगर अपना हृदय या डोनेट कर दे, या वो व्यक्ति मर गया, उसके अंगों को, उसके हृदय को निकाल कर उस व्यक्ति में लगाया जा सकता है। ठीक है, वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट भी होती है। और यकृत भी ट्रांसप्लांट होता है। यकृत में खासियत है बेटा, यकृत माने होता है लीवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर होता है। और अगर मैंने अपना लीवर डोनेट किया किसी को, तो हमारे लीवर को 2 भागों में काट करके 2 लीवर के रूप में 2 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। ये अपनी स्पेशलाइजेशन होती है लीवर के। ठीक है, अगर आप एक लीवर डोनेट कर रहे हो, 2 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, फेफड़े का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो फेफड़ा होता है इसका भी ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, और एक ही फेफड़े का ट्रांसप्लांटेशन होता है, दोनों का नहीं। आग्नेयाशय ग्रंथि जो कि क्या होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि अल्फा और बीटा भाग से बनी होती है, जिसमें इंसुलिन ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका भी ट्रांसप्लांटेशन संभव, और आंत का भी ट्रांसप्लांटेशन संभव होता है। ठीक है, ये तरह अंगों की सूची। और अब बात करते हैं ऊतकों की। कुछ ऊतकों का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसमें कार्निया। ठीक है, कहते हैं कि आँख दान, नेत्रदान जब लोग करते हैं तो पूरा नेत्रदान नहीं होता है। ठीक है, देने के उद्देश्य, लेकिन आँख का कार्निया जो होता है सिर्फ वही क्या होता है, एक व्यक्ति से निकालकर दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है। ठीक है, कार्निया। अस्थि, त्वचा, जैसे कोई व्यक्ति आग से जल गया
यहाँ सपोज करिए चेहरे पर खराब लग रहा है एसिड से, तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अपनी त्वचा दे रहा है या उसी व्यक्ति के जंघे की त्वचा को हटाकर चेहरे पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो चेहरा थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये अब हृदय वाल्व, हार्ट में जो वाल्व होता है, रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, ये ऐसे ऊतक हैं, इनका भी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा अंग प्रत्यारोपण और अंग प्रत्यारोपण की सूची और ऊतकों के प्रत्यारोपण की सूची। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज अंग प्रत्यारोपण और कौन कौन से अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो इसकी लिस्ट भी आपने नोट किया होगा। अब हम अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हैं, हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि अंग प्रत्यारोपण के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कोई मैंने अपना हार्ट दान दे दिया, अपनी किडनी को दे दिया आपको, और ऐसा नहीं कि आप 2 महीने बाद उसे लगाओ तो ठीक रहेगा। उसकी अपनी एक लिमिट होती है, उसकी अपनी एक कंडीशंस होती है काम करने की। ठीक, जैसे कोई चीज़ मार्केट में खाने वाली आती है, बन के कंपनी से आ गई, अगर 6 महीने साल भर के अंदर उसे नहीं खाएंगे तो एक्सपायर हो जाएगी, बाद में खाने लायक नहीं होगी, विषैली हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा, तो उसे खाने के बजाय हम बीमार हो जाएंगे। तो उसी प्रकार अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ तथ्य हैं, उनको भी आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, क्या है, हृदय को 4 घंटे के अंदर प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। कितने घंटे के अंदर? 4 घंटे के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाना चाहिए। मतलब ये हुआ, अगर अपना कोई हार्ट डोनेट कर रहा है तो 4 घंटे के अंदर वो व्यक्ति संबंधित रोगी को लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो हृदय जो आपने डोनेट किया वो किसी काम का नहीं है, वो हृदय निष्क्रिय हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं हो जाए। ठीक है, और ऐसा होता है जैसे सपोज करिए कोई दिल्ली से यूपी के लिए मरीज मान लीजिए दिल्ली में है और यूपी का कोई किसी हॉस्पिटल से हार्ट डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में उसको दिल्ली पहुंचाना है 4 घंटे के अंदर, और 4 घंटे के अंदर लग भी जाना है, तो इसके लिए सरकार क्या करती, ग्रीन कॉरिडोर बना देती, सभी हाईवे पर आवागमन बाधित कर देती है, और एम्बुलेंस की सहायता से क्या होता है, हार्ट को पहुंचाए जाने का कार्य किया जाता है। अभी हाल में कोरोना काल में एक मुस्लिम ड्राइवर ने एक बच्ची का जान बचाने के लिए लगभग मुंबई से चेन्नई, शायद मुझे कुछ कम याद, मुंबई से चेन्नई की दूरी 4 घंटे के अंदर तय करके हार्ट को ट्रांसप्लांट कराया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 4 घंटे के अंदर हृदय लग जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है यकृत को 2 भागों में काटकर 2 व्यक्ति को लगाया जा सकता है। ठीक है, यकृत मीन्स लीवर होता है जो किस इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो भोजन पाचन का कार्य करती है। तो इसे अगर हम डोनेट करते हैं तो इसे 2 भागों में काट करके 2 रोगी को लगा करके दोनों की जान बचाई जा सकती है एक ही लीवर से। ये भी है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो ये क्या है, कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तीसरा क्या है, फेफड़ों में प्रत्यारोपण एक ही फेफड़े का संभव होता है। ठीक है, भाई मेरा फेफड़ा खराब है, अगर दोनों फेफड़ा निकाल करके फेफड़ा लगाएंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, मर जाएंगे ना। इसीलिए एक ही फेफड़े को हटा करके, ताकि एक फेफड़े से श्वसन प्रक्रिया चालू रहे, तो दूसरा फेफड़ा प्रत्यारोपित करते हैं। ठीक है, यानी एक ही फेफड़ा लग सकता है, दोनों के साथ प्रत्यारोपण संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, चौथा फैक्ट क्या है, ब्रिक। ब्रिक मीन्स होता है बेटा किडनी। किडनी में भी एक ही ब्रिक का प्रत्यारोपण संभव है, दूसरी किडनी का प्रत्यारोपण संभव नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट किडनी से रिलेटेड, जैसे सपोज करिए आपकी क्या है, किडनी है, सेम के बीच का आकार का होता है, लेफ्ट और राइट। तो जब ये किडनी बेटा लगता है ना, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि ये इस किडनी को काटते हैं तो दूसरी किडनी यहीं पर नहीं लगेगी, इसके थोड़ा नीचे यहाँ पर लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, थोड़ा हट के लगाते हैं। ये भी क्या है, इसका एक फैक्ट होता है। दूसरा है, तीसरा है, मतलब 5वां है, आग्नेयाशय का प्रत्यारोपण प्रायः ब्रिक के साथ करते हैं। ब्रिक के साथ, अगर आपका पैंक्रियाटिक ग्लैंड खराब हो गया है तो उसका प्रत्यारोपण किडनी के साथ ही किया जाता है, उसके अलग से प्रत्यारोपण करना संभव नहीं है गाइस। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट 5वां हो गया। फिर 6वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो छोटी आंत का प्रत्यारोपण विरल है, अर्थात छोटी आंत का प्रत्यारोपण करना बहुत कठिन होता है, जटिल काम होता है। और अगर किसी बच्चे में छोटी आंत का प्रत्यारोपण करना हो तब ये और कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी आंत का, बच्चों में छोटी आंत का प्रत्यारोपण जब करना हो तो उसके साथ साथ यकृत, लीवर, आमाशय, आग्नेयाशय,
ये आपके एक साथ प्रत्यारोपित करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंत क्या है, भोजन पाचन और शोषण का कार्य करता है और उसमें सहायता कौन करता है, यकृत। तो जिसका आंत है उसी टाइप की यकृत भी होनी चाहिए और उसी में मध्य व्यक्ति का आमाशय और अग्न्याशय भी होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत विरल और बहुत जटिल होता है। तो अगर किसी बच्चों में इसका प्रत्यारोपण करना है तो इन सबका साथ में प्रत्यारोपण करना पड़ता है गाइस। ठीक है, तो ये रहा अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम समस्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है गाइस, नोट करें सभी लोग। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब इस वीडियो के लास्ट हेडिंग में हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लम्स क्या हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के। ठीक है, मतलब अंग प्रत्यारोपण की समस्या क्या होती है। आपको पता है कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर आएगी, चाहे वो कोई भी काम हो। तो उसी प्रकार से जो डॉक्टर अंग प्रत्यारोपण करते हैं इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या क्या होती हैं? पहला, प्रत्यारोपित अंग का शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का अस्वीकार कर देना। मतलब जैसे मैंने आपको किडनी दिया, आपको किडनी लग गई, लेकिन 2, 4, 6, 10 दिन, 1-2 महीने बाद वो किडनी फिर से फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका प्रतिरक्षा तंत्र उसको स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से उस किडनी ने भी आपकी बॉडी में जाने के बाद भी काम करना बंद कर दिया। इसीलिए कोशिश की जाती है कि किडनी का प्रत्यारोपण या किसी भी आर्गन का प्रत्यारोपण आपका अगर हो रहा है तो आपसे ही रिलेटेड, आपका भाई बंधु, कोई आपके ही जेनेटिक अर्थात आनुवंशिक लक्षण वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है गाइस, यही होता है। समझ गया कि नहीं? दूसरा, प्रभावी प्रत्यारोपित औषधि का निर्माण करना। मतलब अभी वैज्ञानिकों को और भी ऐसी मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की तैयार करने की ज़रूरत है जो क्या करे, उस अंग को जिसमें लगाया गया है वो कार्यशील बनाए रखे ताकि वो विफल ना हो। ऐसी औषधियाँ भी बनाए जाने की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। ठीक है, जैव नैतिक मुद्दे। जैव नैतिक मुद्दे का मतलब जैसे कोई बुजुर्ग है, 80 साल का बुढ़ा हो गया, उसको हम किडनी खराब हुई, किडनी लगा दिए, बच गया। हार्ट खराब हुआ, हार्ट लगा दिए, बच गया। फेफड़ा खराब हुआ, फेफड़ा लगा दिए, बच गया। तो भाई मरेगा कैसे? मरना भी तो चाहिए, सृष्टि का नियम है। तो ये भी क्या है, जैव नैतिक मुद्दे हैं। यहाँ भी सोच समझ कर ही क्या इस पर फैसले करना चाहिए। फिर मानव अंगों की तस्करी, ये भी एक बड़ी चीज़ है। जैसे अभी आपने कोरोना काल में सुना होगा कि कोरोना पेशेंट व्यक्ति को ना घर वालों को लाश दे रहे थे ना किसी वालों, सिर्फ पन्नी में ढककर चेहरा दिखाते थे और जला देते थे। अगर उस व्यक्ति की किडनी भी निकाल ली गई होगी और बेच दी गई होगी किसी व्यक्ति को, तो क्या उस व्यक्ति को या उसके परिवार को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। चोरी छिपे अंगों का व्यापार कर लेना, बेच लेना ही क्या कहलाता है, मानव अंगों की तस्करी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, फिर अंतिम, अंगों के बदले धन भुगतान की समस्या। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे आपको किडनी चाहिए तो किडनी डॉक्टर ने लगाने के लिए कहा, हाँ भाई आपको किडनी लग जाएगी, बट 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये अंग प्रत्यारोपित के बदले इतना बड़ा भुगतान कैसे करेंगे आप? ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम से गए। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं अंग प्रत्यारोपण के, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।